कहते हैं कि गरीब की हाय, कंजूस की चाय और चुगलखोर आदमी की राय नहीं लेनी चाहिए, बाद में बड़ा परेशान करती है। और इत्तेफाक देखिए अपने खैराबाद वाले चचा, उनमें तो ये तीनों खासियत थी। गरीब भी थे, कंजूस भी थे और चुगलखोर तो खैर थे ही। गरीब तो यूं मान लीजिए कि दिल से गरीब थे। चकबंदी में बाबू के ओहदे से रिटायर हुए थे, गुजर बसर भर की थी, लेकिन मजाल है कि किसी पे कभी भी 10 रुपया खर्च करते हैं। कंजूसी का आलम यह था कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपने 2 मंजिला मकान की सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त 2-2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ते थे कि चप्पल जल्दी न घिस जाए। और चुगलखोर तो इस कदर थे कि राह चलते कोई जरा सा मुखातिब हो जाए तो मोहल्ले भर की चुगलियां करने लग जाते थे। किसी ने पूछा, अमा चाचा टाइम क्या हुआ है? लीजिए बस शुरू हो गए। बेटा टाइम बहुत खराब चल रहा है, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। वो इदरीसी साहब को जानते हो ना, अरे कोयले की ठेकी वाले। हाँ अरे भाई, उनके बड़े बेटे ने धोखे से मकान अपने नाम लिखवा लिया है। भैया वही वाली बात है ना कि बेटा बोले बाप से 16 दूनी 8 है। अरे बड़ा तमाशा हुआ कल, वो गाली गलौज हुई कि तौबा तौबा। असल में मामला ये ना कि उनके दादा ने 2 शादियां की थी। और फिर अरे तुम साइकिल इधर लगा लो ना, छाँव में आराम से सुनो। चचा पेट के बहुत हल्के थे। गलती से भी अगर कोई बात उनको पता चल जाए तो बस समझ लीजिए वो जब तक पूरे मोहल्ले को बता नहीं देते उनके पेट में मरोड़ होती रहती थी। चचा का नाम क्या था ये मुझे अभी ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सब उनको चचा ही कहते थे। उम्र यही कोई 60-65 की दरमियानी, बालों में हल्की सफेदी, गले से बाजू तक कढ़ा हुआ कुर्ता, पतली कमानी वाला चश्मा और उस पे खड़ी वाली टोपी। हुलिये से किसी संजीदा बुजुर्ग जैसे लगते थे, लेकिन असल में थे नहीं। बीवी जवानी में साथ छोड़ गई थी, औलाद कोई थी नहीं, मस्त मौला आदमी थे। आदमी क्या थे, चलता फिरता रेडियो थे। कोई बात अगर पूरे मोहल्ले में फैलानी हो तो सिर्फ चचा को बता दीजिए, अगर ज्यादा जल्दी फैलानी हो तो इतना और कह दीजिए कि चचा किसी और को बताइएगा नहीं। बस जी हो गया काम। हम कहाँ जा रहे हैंगे, फिर चल दिए बस अड्डे की तरफ क्या? एक सुबह जब वो मोहल्ले की चौड़ी सड़क से बस अड्डे की तरफ चले जा रहे थे तो नुक्कड़ वाले रसूल हलवाई ने जलेबी छानते हुए आवाज लगाई। चचा ने कंधे पे झूलते हुए बैग को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ रसूल यार, बिलावलपुरवा तक जा रहा हूँ, पीर बाबा की मज़ार तक हुआ हूँ, जुमेरात है ना कल। वो आंख मार के बोला, बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल, कोई खास मुराद तो नहीं मांग ली हैगी? चचा शर्मीली हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं यार, अब क्या मुराद मांगेंगे, बस अब मोहल्ले वालों की खैरियत की दुआ करते हैं, हमारा क्या है, सर सिजदे में है पैर कब्र में। कहते हुए चचा बस अड्डे की तरफ चल दिए। चचा के अभी तक के बयान से आप ये मत सोच लीजिएगा कि मोहल्ले में उनकी इज्जत नहीं थी। हाँ इधर की उधर जरूर लगाते थे, लेकिन लोग फिर भी उनको खूब पसंद करते थे और हर कोई उनको अपने पास बिठाने की कोशिश करता था। ना बिठाते तो दूसरे घरों की खबरें कहां से मिलती। रिकॉर्ड है कि चचा ने आज तक सूबेदार की टपरी पे कभी चाय खरीद के नहीं पी थी। कोई ना कोई मिल ही जाता था जो चचा की 4 चुगलियां सुनने के लिए चाय पिला ही देता था। लेकिन पूरा मोहल्ला एक तरफ और एक शख्स दूसरी तरफ, वो एक शख्स जिसको चचा की शक्ल से नफरत थी। नाम था मंसूर खान। वहीं बड़े बरगद के नीचे परचून की दुकान थी। आदमी शरीफ थे, न किसी से लेना एक न देना दो, बस काम से काम रखते थे। आस्तीन वाली बनियान और पायजामा पहने, कान पे कलम लगाए, अपनी दुकान के अंदर अनाज की बोरियों से घिरे हुए लकड़ी के काउंटर के पीछे खड़े रहते और फटाफट सामान तौलते रहते। हाँ तुम्हारा क्या है? 100 ग्राम पीसी धनिया, हाँ हो गया, काला नमक हो गया, हाँ राई नहीं है, कल आएगी, हाँ और ये नोट नहीं चलेगा, इसका तार दिख रहा है, बदल के लाओ जाओ। मंसूर की आमदनी इज्जत से गुजर बसर की थी। 2 बेटे थे, मिराज और सिराज। मिराज तो किसी कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सिराज ग्रेजुएट था और वो शहर में किसी प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में था। ग्रेजुएट सिराज की तनख्वाह तो कम थी, लेकिन मंसूर साहब फिर भी उससे ज्यादा खुश रहते थे क्योंकि वो खानदान का पहला ग्रेजुएट था और किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में। बोलने बताने में अच्छा लगता था।
हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि कभी इन्हीं मंसूर भाई की दुकान चचा की बैठक हुआ करती थी। यहीं पूरा दिन बैठ के गप मारा करते थे। मंसूर, जो तब उनके दोस्त हुआ करते थे, ग्राहकों का सामान तौला करते और चचा यहाँ वहाँ की सुनाते रहते। लेकिन जब चचा की लगाई बुझाई की आदत से मंसूर को कारोबार में नुकसान होने लगा तो उन्होंने चचा को समझाया कि देखो, ऐसा है, 100 की सीधी बात है, यहाँ बैठ के ये लगाई बुझाई ना किया करो। हर दूसरे दिन दुकान पे कोई ना कोई लठ लेके पूछ पुछवल के ले आ जाता है भैया। अब सामान तोलें कि तमाशा देखें। ईमान का डर है हमको। किसी को कोई चीज़ चुटकी भर भी कम तौल के दे तो क्या जवाब देंगे खुदा को। मंसूर खान ने चचा को साफ कह दिया था कि अब वो यहाँ ना आया करें। बस उसी दिन से मंसूर साहब और चचा एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। उसके बाद से तो सूबेदार की चाय की टपरी पर चाय सुड़कते हुए उन्होंने मंसूर के बारे में वो बातें लोगों को बताई हैं कि क्या बताऊं। टिकट कहाँ जाना चचा? बस के कंडक्टर ने विंडो सीट पे बैठे चचा से पूछा तो वो बोले, अरे कहाँ जाएंगे, वही पीर मुर्शिद की दरगाह पे, बिलावलपुर का टिकट बना दो और क्या। कंडक्टर ने टिकट फाड़ कर चचा की तरफ बढ़ा दिया। अभी तक के बयान से आपको लग रहा होगा कि चचा चाहे जैसे हों, मिजाज से बड़े सूफियाना होंगे हैं। तभी तो हर जुमेरात पीर बाबा की मजार पे जियारत करने चले जाते थे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये मजार का चक्कर दरअसल एक दिखावा था। असली वजह तो वही थी जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े पहलवान, शायर, कारोबारी, बादशाह सब ढेर हो गए। मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत। एक शेर है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। चचा भी अपने पिलपिले एहसास का बोरा लिए इश्क के इस हरियाली भरे रास्ते पर मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे अपनी शकूरन से मिलने। जी हाँ, शकूरन नाम था उस महजबी का। अब इससे पहले कि आपको आगे का किस्सा बताऊं, यह बताना जरूरी हो गया है कि शकूरन थी कौन। 45-46 की उम्र होगी शकूरन की। एक वक्त में चचा की पड़ोसन थी, वहीं रहती थी, पीले छज्जे वाले मकान में जिसके आंगन में अमरूद का पेड़ था। मंसूर भाई के घर से बड़ा आना जाना था उसका, बल्कि मंसूर भाई ने तो उसको अपनी मुंहबोली बहन बनाया था। उनका नाम यूं तो कुछ और था, लेकिन शौहर का नाम शकूर अली था, इसलिए उनको शकूरन के नाम से ही पुकारा जाने लगा। शौहर के इंतकाल के बाद से वो अकेली थी और अकेले तो चचा भी थे। शकूरन की उम्र तो ढलान पे थी, लेकिन चेहरे पे चमक अब भी बाकी थी। जरा कायदे से ओढ़ पहन लेती थी तो नई लड़कियां भी रश्क करती थीं। सितारों वाला सूट पहन के जब वो मोहल्ले की मजलिसों में शामिल होती तो चचा उनको आंख भर के देखते। मोहल्ले की शादी में मुलाकात हो जाती तो जानबूझ के सामने पहुंच जाते, फिर कहते, अरे आप, वाह, चलिए मुलाकात हो गई है भाई, बड़े दिन हो गए, आपने अंडा सालन नहीं खिलाया है, बुलाइए कभी। फिर बिरयानी खाते हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहते, कसम ईमान की आपके हाथ के बने अंडा सालन के आगे ये बिरयानी फेल है। वो शर्माते हुए कहती, आप जब चाहे आ जाए, आपको कोई दावत थोड़ी देंगे, आपका अपना घर है। बस ये सुनते ही चचा की आंखों के सामने एक मंजर उभरता, और वो ये कि शकूरन सैकड़ों अंडों के बीच चचा के साथ हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मोहब्बत के नाजुक लम्हे गुजार रहे हैं। लेकिन इन दिनों शकूरन पे न जाने क्या भूत सवार हो गया था कि उन्होंने बिलावलपुर वाले पीर बाबा की मजार से लौ लगा ली थी। अब तो वही रहती थी और मजार के पास एक किराए का घर भी ले लिया था। कहती थी, हर हफ्ते आना होता है, अब कौन बार बार बस का सफर करे। तो बस उसी शकूरन से मिलने चले जा रहे थे हमारे चचा। बस को चले 5.5 घंटे हो गए थे। मुबारकपुर मंडी से बस क्रॉस हुई ही थी कि बस जरा आहिस्ता हुई और फिर एक डिपो पे रुक गई जहां पहले से कई और बसें खड़ी थी। बस में कुछ सवारियां चढ़ने उतरने लगी। तभी चचा की नजर कुछ दूर पे खड़ी एक रोडवेज बस के अंदर गई। उनको एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अरे ये तो सिराज है, मंसूर खान का ग्रेजुएट बेटा। ये यहाँ क्या कर रहा है? सिराज, जो खानदान का पहला ग्रेजुएट था, जिसकी डिग्रियों पर मंसूर खान को रश्क था, जिसकी सेल्स वाली नौकरी के बारे में वो पूरे मोहल्ले में तस्करा किया करते थे, वो उस बस में एक बैग कंधे पे टांगे कह रहा था,
ए भाईजान, ए बहन जी, 2 मिनट लूंगा आपका। जरा ध्यान दीजिए यार, मौसम खराब है, पेट में जलन होती है, बदहजमी होती है, गैस होती है, मिरोड़ होती है, जबान पे छाले निकल आते हैं, खाना खाते हैं बदन में लगता नहीं है, आंखें जलती हैं, कमजोरी रहती है, बी विटाना मारती है। हमारी यूनानी कंपनी ने बनाया है लुकवान हलवा। 2 चम्मच रोज गर्म पानी में लेंगे, 2 हफ्ते में आराम होगा। हाँ जी। अरे भाई साहब 1 मिनट, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। जिस भाई को चाहिए बड़ी बोतल 40 रुपए, छोटी वाली 25 रुपए में दी जा रही है। आइए। चचा कई बार आंखें मल चुके थे और फैली हुई आंखों से सिराज को देख रहे थे। तो ये है सेल्स डिपार्टमेंट। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे भाई, ये खबर पूरे मोहल्ले को सुनानी जो थी। सिराज अब तक किसी और बस में चढ़ गया था, शायद इसीलिए चचा की आंखों से ओझल हो गया। चचा की आंखों में अब तक हैरानी बसी हुई थी। वो सिराज को बस में सामान बेचता देखकर सोच रहे थे कि तो ये है इसकी सेल्स वाली नौकरी। अब बताता हूँ इसके बाप मंसूर को, मुझे दुकान से भगाया था। चचा के दिल में तो आया कि सफर यहीं छोड़ के अभी अभी वापस चले जाएं और सारे मोहल्ले में जाके नगाड़ा बजा दें। लेकिन फिलहाल उनका मन चुगली से ज्यादा अपनी हसरतों की सबसे खूबसूरत तस्वीर के रूबरू होने का था, शकूरन से मिलने का था। लिहाजा ये तय किया कि वो सफर जारी रखेंगे और फिर वापस जाकर मोहल्ले में सबको सच बताएंगे। बस चल पड़ी थी। दोनों तरफ के रास्ते हरियाली से ढके हुए थे। जहां तक नजर जाती थी जमीन ही जमीन दिखती थी और उन पे चिड़िया भगाने के लिए खपच्चों को पुराने कपड़े पहना के खड़े किए गए पुतले भी। क्या चचा, क्यों मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले? अरे बस यूं ही कुछ याद आ गया था। अब बाद में मुस्कुराए भी ना क्या। वो जीन्स टी शर्ट वाला लड़का जिसने हाथ में एक मिठाई का डब्बा ले रखा था बोला, नहीं नहीं बिल्कुल मुस्कुराइए। तो कहाँ जा रहे हो? चचा ने उससे पूछा तो वो बोला, सातपुरा। अच्छा पता है। वो डिपो पे बगल में एक बस खड़ी थी ना। चचा ने पेट हल्का करने के लिए उस अजनबी को बताना शुरू कर दिया। अरे वो जो लाल वाली रोडवेज बस में एक लड़का सामान बेच रहा था, हमारे मोहल्ले का है। अरे पूरे मोहल्ले को कह रखा था कि शहर में नौकरी करता है, सेल्स की। ये है उसकी सेल्स की नौकरी। बताओ भाई। उस लड़के ने कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन चचा को कुछ राहत मिली। चचा फिर बोले, ये मिठाई का डब्बा लेके कहाँ जा रहे हो? वो लड़का मुस्कुराया और बोला, होने वाली बेगम से मिलने जा रहे हैं। उस लड़के ने चचा को बताया कि उसकी होने वाली मोहतरमा की सालगिरह है और उनके लिए तोहफे लेके जा रहे हैं। ये मिठाई का डब्बा, तोहफा? हमारी इतनी जमीनी सोच तो हमारे जमाने में भी नहीं थी। चचा हैरानी से बोले तो उसने जवाब दिया, चचा मेरी बेगम, मतलब होने वाली बेगम को मिठाई बहुत पसंद है। और सच कहूँ तो जिस लड़की को मीठा पसंद होता है ना, उसको मीठा खिला के आप कभी भी खुश कर सकते हैं। ये महंगे तोहफे, ये लच्छेदार बातें सब बेकार है। चचा बात तो उस नौजवान से कर रहे थे, लेकिन सोच अपने बारे में रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि शकूरन को भी तो मीठा बहुत पसंद है। एक बार घनश्याम की शादी में जब रत जगा हुआ था तो गुलगुले खाते हुए उसने बताया था। मंसूर खान जो उसके मुंह बोले भाई थे, उन्होंने उसके लिए खास गुलगुले मंगवाए थे। अरे ये बस किसी मिठाई की दुकान पे रुकेगी क्या? चचा ने कंडक्टर से पूछा तो उसने बताया कि अगले स्टॉप पे मिठाई मिल जाएगी। खैर, तो इस तरह चचा कुछ घंटों के सफर के बाद बिलावलपुर के पीर बाबा की दरगाह के पास खड़े थे। हाथ में बर्फी का डब्बा था। अब वो चाहते तो पहले दरगाह पे जियारत कर सकते थे, लेकिन उनको वहां कौन सा जाना था। दरगाह की पिछली गली में रहने वाली शकूरन के घर की तरफ चल पड़े। एक तकरीबन टूटा हुआ सा मकान था वो। लकड़ी के पुराने दरवाजे, दीवारों तक ताक, ऊंचा सा चबूतरा। उस मकान के आसपास के सारे मकानों में बाबा के मुरीद ही रहते थे। गली का माहौल सूफियाना था। पीला कपड़ा ओढ़े कई मुरीद आते जाते दिख जाते थे और हर नुक्कड़ पे फकीर बैठे और गाते रहते। अरे भाई कोई है। चचा ने पुकारा तो एक अंगड़ाई लेती हुई आवाज चचा के कानों तक पहुंची। कौन है? हाँ, आ रही हूँ। चचा ने फौरन अपनी बादामी सदरी की शिकन बराबर की और चश्मे को दोबारा नाक पे कायदे से रखा और चेहरे पे सधी हुई मुस्कुराहट के साथ खड़े हो गए। दरवाजा खुला। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। चचा के सामने एक नरगिसी खूबसूरत चेहरा था। उसकी आंखें नीलम की तरह खूबसूरत थीं। वजन पिछली बार से इस बार थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन जच रहा था। कत्थई सलवार कुर्ता पहने और सर पे दुपट्टा लिए शकूरन दरवाजे पे खड़ी थी। है क्या नसीब है, भला हो पीर सरकार का, आज आप ही को याद कर रही थी। आइए अंदर आइए। मंसूर भाईजान कैसे हैं? अच्छा है। अरे मैं तो बस यहीं आया था मज़ार पे, तो सोचा आपकी खैरियत लेता चलूं। कैसी हैं आप? लीजिए ये बर्फ़ी भी लीजिए ना, बड़ी मशहूर है ये।
मिठाई देख के शकूरन मुस्कुराई तो चचा के दिल से उस अजनबी लड़के के लिए सैकड़ों दुआएं निकली। भाई बड़े जमाने हो गए अंडा सालन खाए हुए, चचा ने कहा तो शकूरन बोली, अजी इसमें क्या है, कभी भी खिला देंगे, कहीं तो अभी बना दें। चचा ने कहा, नहीं यहाँ नहीं है, वैसे अब यहीं रहने का इरादा है क्या? अरे भाई अपने घर भी आ जाए कीजिए, मोहल्ला बहुत सूना सूना लगता है। चचा ने थोड़ा अपनेपन से कहा तो वो बोली, जी अभी तो पता नहीं, पीर सरकार की दरगाह में इतना सुकून मिलता है ना कि आगे का कुछ सोचा नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं सोचा है, जिंदगी है आपकी, अपने बारे में सोचिए। चचा ने पासा फेंका तो वो मुस्कुरा दी। कुछ देर चचा और शकूरन बातें करते रहे, फिर शकूरन ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि आप बर्फी ले आए। चचा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैलने लगी। सोचा कि वो एक टुकड़ा मिठाई का खाएंगी और फिर यही मिठास उनके रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा देगी। वो बोली, आज हमारे अब्बा की बरसी है ना, तो फातिहा करना था। अब्बा को बर्फी बहुत अजीज थी, लेकिन यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही थी। चलिए आप ले आए तो फातिहा भी कर दीजिए, यहीं बैठ जाइए तख्त पे। चचा के तन बदन में आग लग गई। अरे कहाँ तो सोचा था कि मिठाई खिला के कुछ मुंह मीठा करने वाली बात करेंगे, लेकिन हाय किस्मत, इश्क की मिठाई पे मरे हुए अब्बा का फातिहा हो रहा है? खैर वजू मुकम्मल किया और बैठ के मन मसोस के बर्फी की प्लेट के सामने हल्की नाराजगी में आयतें पढ़ने लग गए। फातिहा वगैरह होने के बाद शाम को दोनों साथ साथ मजार पहुंचे। चचा को उधर से वापसी करनी थी। मजार पहुंचे तो देखा कि एक अजीब आलम तारी था। हर कोई शकूरन को पहचानता था। अस्सलाम वालेकुम, आज देर कर दिया पा। अरे शकूरन खाला, आज सलाम चबूतरे पे होगा, कहाँ इंतजाम कर दूं? हर कोई शकूरन को जानता था। सामने आस्ताने पे लोगों की भीड़ लगी थी जो लाइन से एक एक करके मजार पे माथा टेक रहे थे। रोशनी से जगमगाया हुआ था वो। वहीं कुछ मेले वाले लोग भी थे। कोई तेज आवाज में पीर बाबा के जिक्र वाली सीडी बजा रहा था, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा था, कोई सुहाल। भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्की होने लगी। तभी शकूरन ने चचा का हाथ पकड़ लिया। आइए इधर से निकल आइए, आराम से। सामने की जगमगाहट चचा की आंखों में उतर आई। वो सुन्न हो गए। दिल तो किया कि यूं ही खड़े रहें सदियों तक। उन नर्म हाथों का लम्स उनके अंदर तक झुरझुरी पैदा कर रहा था। झुरझुरी इतनी ज्यादा हो गई कि चचा से संभली नहीं। शकूरन भीड़ के बीच से उनका हाथ थामे चलती चली जा रही थी। चचा एक टक उन पे आंखें टिकाए तेज कदमों से साथ चल रहे थे। सांसें तेज हो रही थीं, धड़कनें बढ़ रही थीं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, पसीना कनपटी से गुजर रहा था। बस बस बस, हो गया हो गया। चचा ने आंखें बंद करते हुए सूखे होंठों से कहा, क्या हो गया? शकूरन ने कहा तो वो बोले, वक्त हो गया है, वापस जाना है, बस यहीं मिलेगी। वो बोली, लेकिन जियारत तो कर लीजिए। चचा शकूरन की आंखों को गौर से देखते हुए फिल्मी अंदाज में बोले, कर तो ली। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। पता नहीं शकूरन को ये बात समझ में आई या वो यूं ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन चचा का तो दिन बन गया था। शकूरन से दोबारा जल्द आने के वादे के साथ वो बस अड्डे की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते पेट में हजारों तितलियां घूमती रहीं। बस अड्डे पर पहुंचकर बस मिलने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें बस मिल गई। पीछे की सीट पर जाके चचा आराम से बैठ गए और शकूरन के साथ अपनी जिंदगी के किस्से गढ़ने लगे। तभी बस में एक आवाज आई, पेट में कीड़े हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, आंतों में अकड़न हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है। ए भाई साहब, हर दर्द का एक इलाज, लुकमान हलवा, यूनानी इलाज का बेताज नुस्खा। ए भैया, बाजार से लेंगे महंगा पड़ेगा, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल मुफ्त दी जा रही है। हाँ देखिए ना, देखिए, देखने का कोई चार्ज नहीं है। ए अंकल, ए भाई साहब। तभी उसकी नजर चचा पे पड़ गई। सिराज का भांडा फूट गया था। चचा सीट पे पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। सिराज के हाथ पैर ऐसे फूल गए थे मानो उसने बस में चचा को नहीं, किसी भूत को देख लिया हो।